टटकरे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार टटकरे जी, आप एक बहुत ही सीनियर लीडर है हमारे महाराष्ट्र के। बिल्कुल, जब मैं शरद पवार जी से मिला था 2019 में, जब हमने किसान आत्महत्या के विषय के बारे में उनसे चर्चा किए थे, तो उन्होंने कहा थे हमारे पार्टी के अध्यक्ष आपके बाद जो जयंत पाटिल जी थे, आप उनसे ये चीज़ों के बारे में चर्चा करिए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष काफ़ी काबिल लोग हैं, काफ़ी सीनियर अथॉरिटिव लोग हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर हो चुके हैं। तो आप भी बिल्कुल पार्टी के प्रेसिडेंट थे और स्टेट प्रेसिडेंट थे, तो बिल्कुल आपने काफ़ी डिपार्टमेंट्स हेड किए महाराष्ट्र में। तो बिल्कुल आपकी काफ़ी जिम्मेदारी बनती है हर डिपार्टमेंट में, रास्तों से लेकर, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, हर मुद्दे पे। तो आते हैं सबसे पहला विषय, पानी। कोकण में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, लेकिन कोकण में आज कई जगहों पे पानी की बहुत ही कमी है और पीने के पानी की कमी है। ये सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि जो बिजनेसेस है, जो कि जैसे मुरुड और अंजरले, ये सारे बीचेस पे जो पर्यटन के लिए जो व्यवसाय है, उन्हें भी पानी की कमी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम इतना लंबा, आज के दौर में भी पानी इतनी बड़ी समस्या क्यों है? देखिए, पहले ये समस्या बिल्कुल थी, लेकिन जब मैं यहाँ का गार्डन मिनिस्टर था, पालक मंत्री था, मैंने रत्नागिरी के ज़िले के वही पालक मंत्री का पदभार निभाया है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जैसे कि आपने मुरुड का नाम यहाँ पे लिया, जब मुझे आदरणीय पवार साहब ने राज्य के वित्त मंत्री पद की जिम्मेदारी दी थी, तब बजट में ही मुरुड के लिए, माथेरान के लिए 100% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मैंने वहाँ की पानी की तरतूद की। करीबन 25 करोड़ रुपए मुरुड में खर्चा हो गए थे। आज मैं दावा कर सकता हूँ कि मुरुड में उसके पहले फरवरी से की पानी की समस्या बढ़ती थी, लेकिन आज मुरुड में पानी बहुत है, अंजरला में भी ठीक है। एक मैं बोल सकता हूँ कि आज स्पेशली रायगढ़ जिले में, रत्नागिरी जिले में भी, क्योंकि कोकण के इलाके में बारिश बहुत होता है, और आपने बताया सही है कि इतना बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पानी की समस्या है। मैं मानता हूँ कि समस्या है, लेकिन वो पहले की तरह से बहुत सारे कम हो गई हैं। अच्छा, आज अभी सब ये वेस्टर्न यानी सब ईस्ट के तरफ से आने वाले सब ये रिवर्स वेस्ट की तरफ से यानी समुद्र की तरफ से जाते हैं। कोकण का सब इलाका हिली ज़्यादा है, बिल्कुल आप सब देख सकते हो। और कोकण के इलाके में जो कुछ गांवें हैं, उनकी अलग अलग वाड़ी रहती है, जिसको हम वाड़ी कहते हैं। पॉपुलेशन है, लेकिन वो ऐसी स्प्रेड हुई होती है। तो इसके लिए कई जगह पे है, लेकिन हमने 15-20 साल में बहुत सारे कोशिश की है, और आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन का एक नया स्कीम वहाँ पे अभी शुरू हो गया है। उसमें हम हर घर में जल की व्यवस्था करने के लिए हमने पूरी तैयारी की है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में कोकण की पानी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, आप तो आश्वासन दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन उसी साथ जब हम कोकण के वहाँ के एक विधायक से जब पूछते हैं कि आपके यहाँ के बीचेस डेवलप क्यों नहीं है, पर्यटन क्यों नहीं है, पर्यटन के लिए रास्ते नहीं है, और उन्हें पूछे होटल्स डेवलप क्यों नहीं हो रहा, ठीक ठाक होटल्स नहीं है, उन्होंने तो बिल्कुल कहा यहाँ पानी नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने सोचा आपसे क्यों ना पूछे। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। दूसरे, आज कोकण में 2021 में जो बाढ़ आई थी, वो बहुत ही बड़ी बाढ़ थी। महाड़, खेड़ और चिपलून, ये 3 जगह बहुत लोगों का नुकसान हुआ। चिपलून में बिल्कुल एक आंदोलन भी हुआ, उसके बाद एक बजट भी सैंक्शन किया गया था, और बिल्कुल वो मीटिंग में मैं बाला साहेब थोराट जी के साथ उस मीटिंग में उस कमरे में था। आदित्य जी भी थे, अनिल परब जी जो वहाँ के पालक मंत्री थे वो भी थे। तो बिल्कुल कुछ लोग, एक समिति ने आकर लोगों को उत्साया, कुछ बजट सैंक्शन हुआ, मशीनरीज आकर काम शुरू हुआ है। नाम फाउंडेशन, जो कि नाना पाटेकर जी और मकरंद जी का, अनसपुरे जी का जो फाउंडेशन है, उनके भी मशीनरीज आकर काम शुरू हुआ है। लेकिन ऐसी कोई सुविधा खेड़ शहर या फिर महाड़ शहर इसके लिए नहीं हुई है। बिल्कुल महाड़ शहर में थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है, हमने उनके सीईओ से बात की है, लेकिन बाकी खेड़ शहर, यानी क्या हर शहर के लोगों को
आंदोलन ही करना ज़रूरी है या फिर आपने कोई कदम उठा चुके हैं? देखिए, महाड़ के लिए मैंने तो इतने कदम उठाए हैं अच्छा। कि महाड़ के लिए मैंने अजीत दादा पवार को विनती की थी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। कोंकण की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निधि देने की वो हर बार कोशिश करते हैं। उन्होंने एक हाई लेवल पे मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल साहब भी थे, महसूल मंत्री बाला साहब थोरात भी थे, मैं, मेरी लड़की वो पालक मंत्री के नाते वो भी वहाँ पे उपस्थित थी। सारे विभाग के अधिकारी वहाँ पे थे। कोंकण रेलवे के एमडी को मैंने वहाँ पे बुलाया। मैं 2 बार मैंने महाड़ में मीटिंग ली, जिधर सीएमडी कोंकण के आए थे, जो कि दासगांव के यहाँ जो ब्रिज बनाया गया है 1993 में, उससे पानी महाड़ में आता है, ऐसा लोगों की शिकायत थी। तो उन्होंने आया, ITI को हमने अपॉइंट किया कि इसकी पूरी जांच यानी सर्वे वो करे, वो रिपोर्ट उन्होंने देना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल उनका रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा कि कोंकण रेल की ब्रिज के वजह से महाड़ में बाढ़ आता है क्या नहीं आता है। एक महाड़ में अभी 2 तरफ से काम शुरू है। एक तो जैसे कि मशीनरी चिपलून में आई, वैसे ही महाड़ में आई है। महाड़ का काम शुरू हो गया है और महाड़ में जो कुछ पूरे रिवर में जो ये सब डिसिल्टिंग करना है, मलबा जो है यानी सैंड भी रहेंगी, उसके बारे में भी जल संपदा विभाग ने एक निर्णय लिया है और वो जिनकी जगह अंदर थी उनको ही वो काम करने के लिए अभी इजाज़त परवानगी गवर्नमेंट दे रही है। 8 दिन में वो भी वहाँ का डिसीजन हो जाएगा। और केम्बुरली से लेकर दासगांव तक जहाँ पे क्रिक है वहाँ तक सैंड निकलने के लिए भी अभी मेरीटाइम बोर्ड की तरफ से एक प्रस्ताव विभागीय आयुक्त के पास आ गया है। 8-10 दिन में उसका भी टेंडर निकला जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि महाड़ के लिए मई महीना तक अप टू द मई ऑल द फर्स्ट लेडी वर्क विल बी फिनिश। और खेड़ के लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमने उठाया है। खेड़ की जो ये है, क्योंकि सावित्री यानी महाड़, वशिष्ठ यानी छिपोन, बिल्कुल जगबुड़ी, और ये जगबुड़ी जो खेड़ के हैं। खेड़ शहर की आप देखेंगे तो थोड़ी सी रचना अलग है, लेकिन पानी हर साल वहाँ पे आता है। बिल्कुल। तो खेड़ के लिए भी अभी जस्ट लास्ट मीटिंग मेरी हो गई थी, तब मैंने वो अजय दादा को बोला, जल संपदा विभाग यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट उसका भी सर्वे कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी जैसे कि अभी महाड़ पे आ गई है, चिपलून में आ गई है, वैसी ही मशीनरी 1 नहीं तो 15 फरवरी तक खेड़ में भी आ जाएगी। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि आपके अजीत दादा जी और जयंत पाटिल जी जो कि मिनिस्टर है, ये इनसे बात करके आपने कोई कदम के लिए पहल उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उनके 19 पोस्ट में से सिर्फ 2 की भर्ती हुई है। ये अलवर की बात कर रहे हैं हम। तो काफ़ी सारे पोस्ट वेकेंट है वहाँ पर। इंजीनियर्स की कमी है। उनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो फिर वो अलवर की जो डिपार्टमेंट है 19 की जगह सिर्फ 2 इंजीनियर बैठे हैं और वो रिपोर्ट करते कोल्हापुर टू नासिक टू मुंबई में रिपोर्ट चले जाता है सचिव को। यानी काफ़ी सारे इंजीनियर्स की कमी है। काम 24 घंटे के हिसाब से शुरू हुआ है, या क्या ये बिल्कुल सही है? यस। मैं चिपलून गया था तब मैंने काम देखा है। वो आपने देखे, पहले ही आप अप्रोच किए चिपलून में? यस। हमने वहाँ के सीईओ से भी बात की, उन्होंने कहा ये 24 घंटा काम चल रहा है। हम वो साइट पे गए, कवर किए, सिर्फ 2 दिन पहले। वो काम 24 घंटा नहीं चल रहा है। रात को 11 बजे मशीन्स बंद होते हैं, सवेरे 7 बजे शुरू होते हैं। इंजीनियर से भी साइट पे बात की है। प्रॉब्लम ये है कि एक ही शिफ्ट के वर्कर्स है जो ओवर टाइम कर रहे हैं। वहाँ 2 या 3 शिफ्ट के वर्कर्स होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो मैन पावर वहाँ पर कम है। तो इसीलिए मैंने कल कलेक्टर जी से मुलाकात किए थे कि 24 घंटे के हिसाब से स्टाफ होना चाहिए। 3 जगह वहाँ काम चल रहा है, सिर्फ खाना एक ही जगह मिल रहा है। यानी 2 से 3 घंटे खाने के ब्रेक में स्टाफ ने बर्बाद किए। और हम बिल्कुल लंच टाइम पर गए थे, कितने वक्त वहाँ मशीन्स बंद थी। यानी पहल उठाई गई है, मशीनरीज आए हैं, लेकिन उस तरीके का ऑब्जर्वेशन या सुपरवाइजर नहीं हो रहा है, या फिर अमल बजावनी नहीं हो रही है उस तरीके की। तो ऐसी जब आपके बात पे बात आती है तो आप क्या कदम उठाते हैं? देखिए, जैसे कि आपने बताया तो सही है। जल संपदा विभाग के पास पूरी राज्य में उनकी
इसकी कमती है, इंजीनियर की शायद रहेंगी। मैं तो अभी जयंत पाटिल साहब के पास अभी तुरंत ये अपनी मुलाकात होने के बाद मैं कांटेक्ट करूंगा और मैं बोलूँगा कि उन्होंने और तरह के जहाँ जहाँ उनके जो कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं इसी डिपार्टमेंट में यानी यांत्रिकी विभाग में, वो वहाँ से यहाँ पे डिप्यूट कर जाए। और जब देखिए 11 बजे तक होता है, 11 से सुबह 7:30 बजे तक बंद रहता है। इट्स ए ह्यूमन पार्ट आफ्टर ऑल, बट इवन देन इफ नंबर ऑफ पीपल आर लेकिन वो सॉरी बट प्रोडक्टिविटी कम हो रही है ना, उसके लिए स्टाफ कम है रात देखिए का। अभी तो 8-10 दिन हो गए काम शुरू होने। ओके जब जैसे जैसे एक काम शुरू होता है तब उसमें क्या क्या अड़चनी आती है, क्या उसमें करना चाहिए, वो बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरा उसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया। मैं तुरंत आज ही जयंत पाटिल साहब के साथ बात करूँगा और उनको जितने की इंजीनियर की वहाँ की ज़रूरत है, जितने की स्टाफ की वहाँ की ज़रूरत है, वो अलग जगह से वहाँ पे डिप्यूट करने के लिए मैं आज ही बोलूँगा। धन्यवाद टटकरे जी कि आपने एक पहल उठाने के लिए फिर से एक कोशिश की और एक आश्वासन दिए। बिल्कुल 30 जनवरी को हमने एक सभा आयोजित की है। ये कोई राजकीय सभा नहीं है, ये लोगों को जगाने की सभा है ताकि लोग जागे। ये जो पूर जो आया था, ये जो फ्लड आए थे, जो चिपलून खेड़ और महाड़, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका एक कलेक्टर जी से जब मैंने मुलाकात की, जो रत्नागिरी के कलेक्टर हैं, उन्होंने कहा एनवायरनमेंट एक बहुत यानी पर्यावरण बदलाव जिसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ये एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले साल बिल्कुल बारिश भी बहुत लगी थी, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी पार्ट है कि जो मिट्टी जो आती है वो पहाड़ों से ही आती है। उसका कारण ये है कि हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट किया हुआ नहीं है, सब प्राइवेट लैंड है। तो वो मिट्टी नीचे आने के मुख्य कारण होते हैं, वहाँ पेड़ काफ़ी जलाए जाते हैं, काफ़ी लोगों ने वहाँ पर जाकर हैबिलिटेशन शुरुआत की है। तो इसके लिए आपके पास कोई सजेशन है कि क्या हमारे समाज के लोग, क्या आप हमारे ऑडियंस को भी बता सकते हैं कि हम कोकन के लोग क्या ऐसे कदम उठा सकते हैं कि यहाँ हम पर्यावरण में कुछ तो बदलाव ला सकते हैं ताकि ये मिट्टी जो नीचे फिसलती आ रही है ये न हो? देखिए, पर्यावरण के बदलने के बाद लैंडस्लाइड और ये ज़्यादा हो रही है, ये बात सही है। 2005 के बाद जब मैं यहाँ का पालक मंत्री था, जब मैं रत्नागिरी का पालक मंत्री का भी पदभार मेरे पास था, तब हमने एक जियोलॉजिकल सर्वे किया है। ओके। और जियोलॉजिकल सर्वे आ गए हैं और फिर 22-23 जुलाई के बाद भी उसके लिए भी और एजेंसी अपॉइंट की गई है। आप बोलते वो सही है कि एक ज़माना था कि जहाँ पे एकदम ठीक जंगल वहाँ पे थे, वो पेड़ वगैरह बहुत सारे कट गए हैं। लेकिन सालों साल कितने पीढ़ियों के साथ जब वो लोग हिल पे रहते हैं तो वो अपना जगह छोड़ने के लिए वैसी वो मन से तैयार नहीं होते हैं। अच्छा। When we want to shift them to certain place, वो नहीं तैयार होते क्योंकि वो 3-4 पीढ़ियाँ उनके वहाँ पे बसी हुई है। जब हम बोलते हैं कि आप शिफ्ट हो जाएं, तब लोग जब कोई ऐसा घटना घटती है तब वो हाँ बोलते हैं, लेकिन 1 साल के बाद लोग बोलते कि नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आज हम क्या कर सकते हैं समाज मिलकर? इसका यही सोल्यूशन है कि एनवायरनमेंट के बदलाव के नाते पर्यावरण का समतोल जो कुछ बिगड़ गया है, इसके लिए हम सब ने कॉन्शियस से काम करना चाहिए। जैसे कि अभी वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट ये सब पूरा एनवायरमेंटल सेंसिटिव जोन अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है। बिल्कुल। अभी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ अधिसूचना आ जाएगी फाइनल, उसके बाद उन्होंने जो कुछ रिस्ट्रिक्शन रखी है, जैसे कि यहाँ से अभी 10 किलोमीटर के बाद विला भागाड़ MRDC है, उसके बाजू के कई गांव एनवायरमेंटल इस वेस्टर्न घाट के इसमें आ रहे हैं, सेंसिटिव जोन में आ रहे हैं। तो वहाँ पे अभी दिक्कतें आ जाएंगी क्योंकि उनके मकान यदि दुरुस्त यानी रिपेयर करने हो तो भी अभी परमिशन लाने के लिए 1-2 साल जा सकते हैं। लेकिन सब ने मिलकर कॉन्शियसली ये पर्यावरण का समतोल रखने के लिए कोशिश की तो मुझे लगता है हो जाएगा। लेकिन ये सारे विश्व की बिल्कुल एक सारी जगह ये प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ वो पूरी डेवलप हो गई है वहाँ भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि अभी बाढ़ अमेरिका में भी आ गया था, जापान में भी आ गया था, चाइना में भी सब जगह आया था। बिल्कुल, जर्मनी में आया था, हर जगह हुआ था। बिल्कुल। सो एवरीवेयर इट इज हैपनिंग, दिस इज एन वर्ल्ड ग्लोबल वार्निंग एज यू सेड, वो वैसा है। लेकिन जितना भी कॉन्शियस रहे कि हम इस बदलाव में हमारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन निसर्ग के सामने
थोड़ा बहुत हमें भी झुकना पड़ता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये बाढ़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी विषय है खास करके हमारे कोकन बेल्ट के लिए। CWPRS जो कि सेंटर फॉर वाटर एंड पावर जो है, उनको जिम्मेदारी मिली थी बाढ़ के बाद एक रिसर्च करने के लिए। अभी बाढ़ जुलाई के बाद, आज हम अभी जनवरी महीने में हैं, अब तक उनका रिपोर्ट सामने नहीं है। यानी मलबा निकालने का काम तो शुरू हुआ है लेकिन रिसर्च सामने नहीं है। यानी रिसर्च के बाद काम शुरू होना चाहिए। बिल्कुल काम शुरू हुआ, लोगों के दबाव से काम शुरुआत हुई, लेकिन वो रिसर्च अभी भी नहीं है। आप बिल्कुल सेंटर में बैठते हैं, आप एक सांसद है, दिल्ली में आप जाकर बोल सकते हैं, लोगों को मिल के बातचीत कर सकते हैं, वो रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जब मैं अभी 31 तारीख को जाऊंगा, जब मेरा सेशन चालू हो रहा है, उसके पहले मैं जानकारी लूंगा। यानी CWPRS यानी ये भी सेंट्रल की एजेंसी है। जैसे कि मैंने जल संपदा विभाग मेरे पास था, तो मुझे जानकारी उस डिपार्टमेंट की। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को सीनियर ऑफिसर के पास से मैं मालूमात लूँगा कि उनकी स्टेज क्या है, और एक खत भी उनको लिखूँगा, चिट्ठी लिखूँगा। नहीं तो मैं 31 के बाद वहाँ जाके बैठूँगा और उनका रिपोर्ट के लिए क्या वहाँ पे अड़चने हो गई हैं, क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। एक बात सही है, जब उनका रिपोर्ट आ जाएगा, दैट इज़ अ साइंटिफिक रिपोर्ट, उसके बाद जो सरकार की तरफ से कदम उठाना चाहिए वो बिल्कुल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं ये तो आश्वासित करता हूँ आपके माध्यम से पूरी कोकण के लिए, महाविकास MU के गवर्नमेंट जहाँ पे उद्धव जी वहाँ काम करें, लेकिन अजीत दादा जिनके पास वित्त और नियोजन यानी फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उनकी पूरी कोशिश है कि कोकण को इस बाढ़ से बचाना। कोकण की तरक्की के लिए उन्होंने रिवर्स रेडी कोस्टल हाईवे का अनाउंसमेंट किया। आज अपने बढ़ाऊंगा कि उसकी पाइलिंग का ये शुरू हो गया है, टेस्टिंग शुरू हो गया है। यानी जहाँ जहाँ हम ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ये पूरा रास्ता होने वाला है समुद्र के बाजू से, पूरा कोस्टल रोड जो है हमारा रिवर्स से रेड्डी तक। मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल में उसकी निविदा निकल जाएगी, टेंडर निकल जाएगा। 2-4 साल में कोस्टल रोड यदि बन जाएगा तो कोकण का तरक्की पूरी हो जाएगी। इन द आइज ऑफ टूरिज्म कोकण विल बी द हाईएस्ट इन द कंट्री। बिल्कुल, और वो होना ही चाहिए। और एक चीज़ और, जैसे कि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे है, जैसे कि समृद्ध नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे है समृद्ध, वैसे कि कोकण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का भी अजीत दादा ने अनाउंस किया था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जो कैबिनेट सब कमेटी बनती है, उस कमेटी ने भी उसका प्रस्ताव मान लिया है। उसका भी सर्वेक्षण की अलग अलग एजेंसी वहाँ पे दी गई है। वो भी उनका रिपोर्ट मुझे लगता है कि फरवरी की मिड तक गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। यानी नेशनल हाईवे और कोस्टल हाईवे, इनके बीच में से एक कोकण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तटकरे जी, आप बहुत ही लोकप्रिय नेता है। आप अभी तो आप सांसद है, लेकिन पिछले टर्म में मैं जानता हूँ आप सिर्फ तकरीबन 10 से 20 वोटों के लिए हार गए थे। लोग बिल्कुल आपको बहुत पसंद करते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं ये सारे जो आश्वासन अभी आपने दिए ये जनता से पूरे हो गए। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने मैं चिपलून, खेड़ और महाड़, ये 3 इलाकों में सभा रखने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद रखता हूँ उस सभा में लोगों के सामने ये जो आपने वादे किए, इसके ऊपर आगे की जो भी आप पहल लेने वाले लोगों के सामने रख सकूं। तो उम्मीद रखता हूं इस पे आप ठोस कदम उठाए। देखिए, मेरे 35-40 साल के राजनीति में मैंने जो कमिटमेंट की है वो पूरा करने के लिए मैं राउंड द क्लॉक काम करता हूँ। और ये कोकण के लिए बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। बिल्कुल। जैसे कि बाढ़ 1989 में आया था, उसके बाद 1996 में आ गया था, 2005 में भी आ गया था। तो वी ऑल आर वेरी कॉन्शियस फॉर दैट। बिल्कुल, रादर वी आर वरीड फॉर दैट। हम चिंतित में हैं इस बार। इसके लिए जो कुछ कदम उठाने के हैं, जितने की निधि की आवश्यकता है वो देने के लिए अजीत दादा ने पूरी तैयारी वहाँ पे कर दी है। ठीक है, एक इतने साल की समस्या हल करने के लिए, निराकरण करने के लिए कुछ समय जा सकता है, लेकिन एक देखिए आप कि इस सरकार ने कदम उठा के काम शुरू किया है। बिल्कुल, और लोगों का सहयोग भी है। देखो, चिपलून के लोगों का, मैं महाड़ के लोगों का, खेड़ के लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि जिस ढंग से ये सब उन्हें झेला, क्योंकि ये आपत्ति थी। लोगों ने एक दूसरे को मिल के सपोर्ट किया है वो काल में। बिल्कुल। नो, देखो, मैं तो वहाँ ही था। मेरा लड़का वो भी विधायक है। हम वहाँ पे महाड़ में ही काम करके बैठे थे। वहाँ पे खेड़ में भी बैठा था मैं, क्योंकि वो एरिया मेरे सांसद की इसमें आता है। मैं चिपलून में भी 3-4 बार वहाँ पे गया। हमारे लोगों के साथ अच्छा संवाद है।
और आप जैसे यहाँ पे मुझे अभी अपने कमिटमेंट मांगे, मैं आपको एक कमिटमेंट देता हूँ कि जो जो उपाय योजना करने की ज़रूरत यानी सरकार की तरफ से शुरू हो गई है वो कामयाब कैसे हो जाएगी एक विशिष्ट कालखंड में, वो मैं बिल्कुल कोशिश बिल्कुल टटकरे जी, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका एक पावरफुल परिवार है। पावरफुल लोगों को ताकत दिखाने के लिए नहीं है, काम करने के लिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ ये सारे काम हो जाए। एक आखिरी और ज़रूर विषय जो जिसकी वजह से इस कोकण की तरक्की में बहुत ही गति जो है बहुत ही धीमी हो चुकी है, वो है हमारा मुंबई गोवा हाईवे। मैंने हिंदुस्तान के हर राज्य में दौरे किया हूँ। मैं 2019 में जब हिंदुस्तान आया, 12 साल अमेरिका में रहने के बाद, मैं लोगों के मुद्दे उठाने के लिए हर जगह जब दौरे करता हूँ तो मैं देखा कोकण हमारा बहुत ही अनडेवलप्ड एरिया है। आप मराठवाड़ा के जाके रास्ते देखिए, बहुत ही खूबसूरत। छोटे छोटे गांव में आपको कंक्रीट के रास्ते दिखेंगे, लोग लड़ते हैं। हमारे कोकण के रास्ते, एक मुंबई गोवा हाईवे, तकरीबन 11 साल इसका काम चल रहा है और आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ, काफ़ी नगर पालिका के जो सीईओ है या फिर कलेक्टर से बात करने के बाद उनका भी विश्वास है कि अगले 3 से 5 साल में भी ये काम पूरा नहीं होगा। तो आप इसके बारे में ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारी सेंटर में जो गडकरी जी है, बिल्कुल गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैं खुद विश्वास के साथ कह सकता हूँ, लेकिन हमारे कोकण की तरफ ध्यान क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, कोकण की तरफ के भी गडकरी का ध्यान मैंने आकर्षित किया है। जो फर्स्ट फेज है इंदापुर से पलसपा, बिल्कुल उसमें ही दिक्कत है। इंदापुर से जो आगे का काम है वो गति से चालू है। एक साल 1.5 साल में वो पूरा हो जाएगा। उसमें कुछ अड़चने आ गई क्योंकि यहाँ सब फॉरेस्ट एरिया है, यानी फॉरेस्ट की परमिशन के लिए कुछ समय निकल गया था। आप अभी देखेंगे कि सिंधुदुर्ग में काफ़ी पोर्शन में, रत्नागिरी में भी काम बहुत स्पीड से वहाँ पे चल रहा है। खाली आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल से है कि पलसपा से इंदापुर, इसके लिए यहाँ पे हेवी रेनफॉल हो रहा है। मैंने गडकरी से विनती की, शरद पवार साहब भी मेरे साथ में थे, मैंने उनको लेके ही गडकरी जी को विनती की कि जो आगे के जो काम है वहाँ पे कंक्रीटीकरण का काम है, यानी ऑल विल बी द कंक्रीटीकरण, बिल्कुल ऑल अप टू द बाउंड्री ऑफ द महाराष्ट्र। बट ये जो शुरू का है वो जो 10-11 साल पहले शुरू हो गया था वो अस्फाल्टिंग का था। हमने अभी बदलाव उनके पास रखा है, उन्होंने 250 करोड़ की राशि मंजूर की है कि उसमें जहाँ जहाँ हेवी रेनफॉल होती है वहाँ का रोड कंक्रीटीकरण करने के लिए उन्होंने टेंडर भी निकाले थे, लेकिन पुराना कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में गए हैं। हम कोर्ट में भी सरकार की जो कुछ बाजू हैं वो कोर्ट में, यानी गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की, हम अच्छी तरह के वकील वहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम सब जिम्मेदार हैं कि इसके कारण कि ये लेट हो गए हैं। टटकरे जी, ये जिम्मेदारी भाजपा के सरकार की है। दिल्ली में जो गडकरी जी है उनकी जिम्मेदारी है। हम उनके साथ लड़ सकते हैं कि हमें हमारा हक दिलाओ, ये हमारे हाथ में तो नहीं है। बिल्कुल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में ये रास्ता बांधने का तो काम नहीं है, दिल्ली सही है, लेकिन आपके ऊपर उतना पावर है कि आप उन पर प्रेशर डाल सके। आप सेंटर में बैठते हैं और आप कोकण से हैं। देखिए, गडकरी जी से मेरी अच्छी ताल्लुकात भी हैं। जब वो यहाँ के मिनिस्टर थे तब मैं विधायक बन गया था, जब मैं ही मिनिस्टर था तब वो यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन थे काउंसिल के। अच्छा रिलेशन उनके साथ है। वो भी कोकण का काम करने के लिए वो भी बिल्कुल प्रभावित है। लेकिन कई ऐसी समस्या है यहाँ पे, जो पहला सेक्शन है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वहाँ पे बिल्कुल डिले हो गया है। और कोकण की तरक्की के लिए एक बड़ा सा जो कुछ अवसर है वो वही रास्ता है। मैं अभी आपको ये बोलता हूँ कि मैं कोशिश करते आया हूँ, आने वाले दिनों में भी और रिजिड से मैं कोशिश करूँगा ताकि इस मानसून सेशन के पहले जितना अच्छा हो उतना सड़क बनाने की मैं कोशिश करूँगा। देखो, मैं सांसद बनने के बाद पेंट का डाइवर्शन पूरा हो गया, यानी वड़खल से लेकर जो बाहर का ब्रिज था वो पूरा हो गया। वो मैंने जीते के पास वहाँ का भी फ्लाईओवर पूरा हो गया। आप देखेंगे कि कनाला जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ का भी रास्ता, यहाँ ब्रिज के काम बिल्कुल हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे वड़खल से नागोटने के बीच में ये शुरुआत होती है, वही मैं तो बुरे रास्तों की। वड़खल से नागोटना तक और कहीं नागोटना से कोलार तक बिल्कुल वहाँ पे है। यहाँ से जैसे और फिर मानगांव में तो रास्ता जो पीछे से बनने वाला है बाईपास, उसका काम बिल्कुल ना के बराबर। वहाँ से तो मशीनरीज हटाए भी गए हैं। वो जो चेतक कंस्ट्रक्शन है उन्होंने भी
लोगों के पैसे जो कुछ स्थानिक लोगों ने उनको कुछ मटेरियल सप्लाई किया था वो देने के है। अभी वो भी मैं बात ये सेशन में गडकरी साहब के साथ जाके मैं आई विल सॉल्व इट आउट, आई विल रिजॉल्व देखिए, इट। मुंबई से लेकर साउथ मुंबई से लेकर खेड़ शहर, ये खेड़ शहर इसलिए नाम लिया क्योंकि मैं उस शहर से आता हूँ, 220 किलोमीटर है, इसे वक्त लगता है 6 घंटे। नॉर्थ मुंबई से लेकर जो मीरा भाईंदर का एरिया है वहाँ से लेकर सूरत तक 220 किलोमीटर है, 3.5 घंटे लगते हैं। इतना फ़र्क है, और ये रास्तों का फ़र्क सिर्फ हमें तकलीफ़ नहीं दे रहा है, हमारे रोज़गार के ऊपर बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहा है। कोई फैक्ट्रीज मुंबई से, जैसे वेयर हाउसेज होते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, लोग आजकल हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो भिवंडी में वेयर हाउस होने की जगह हमारे कोकन में वो वेयर हाउसेज आ सकते हैं। क्यों? सिर्फ 2-3 घंटे मुंबई से दूर ये वेयर हाउस सेटअप हो सकते हैं, लेकिन ये रास्तों की वजह से हमारे बच्चे आज ग्रेजुएशन करके मुंबई में जाके जोमेटो जैसी नौकरियां कर रहे हैं। आई टोटो एग्री विद दिस, और मैं सांसद होने के पहले से भी और आज भी इसके बारे में फर्स्ट रेस। अभी आगे का आप देखेंगे कि कचहरी घाट से खेड़, और खेड़ से मैं कई बार वहाँ पे सांसद के नाते वहाँ पे मैंने विजिट की, लोटे परशुराम, वहाँ के भी कुछ लोगों की मांग थी, वो मैंने फिर दिल्ली में जाकर वो मांग उनकी वहाँ पे बिल्कुल अभी काम शुरू हुआ है लोटे परशुराम में, और बिल्कुल। वहाँ पे परशुराम में भी शुरू हो गया है। तो मैं आपके साथ ये बिल्कुल वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो कुछ कोकण के लिए एकदम महत्वपूर्ण जो कुछ रास्ता है, मुंबई गोवा हाईवे, नेशनल हाईवे, इसके बारे में हम सब पूरा सेंसिटिव है मैं हूँ, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि 1 साल 2 साल में वो रास्ता कैसा पूरा हो जाए। दोस्तों, बिल्कुल इस विषय पे टटकरी जी वादा दे रहे हैं, तो हम टटकरी जी से इस विषय पर हमेशा पूछते रहेंगे जब तक ये रास्ते पूरे नहीं होते मुंबई गोवा हाईवे के, कि टटकरी जी आपने यहाँ के काम के लिए क्या उठाए, और इनके बिल्कुल दिल्ली में ये जो भाषण देते हैं उन्हें बिल्कुल गहराई से सुनेंगे कि किस किस भाग में कोकण के एरिया में काम कम हुआ है, और उस पर टटकरी जी ने आवाज़ उठाई है। टटकरी जी, आपकी आवाज़ हमारे कोकण की आवाज़ है, तो ऐसे ही उम्मीद रखते हैं आप ऐसे आश्वासन देते रहे और पूरे होते जाएंगे। बिल्कुल आपके फैमिली में बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी बेटी बिल्कुल काबिल है, इसीलिए वो इस स्टेट की मिनिस्टर है, उद्धव जी ने उन्हें काबिल समझा। तो बिल्कुल हम जाते हैं ऐसे युवा लोग, जैसे आदित्य जी युवा नेता है, बहुत अच्छा काम करते हैं, और रोहित पवार जी है, वो भी बिल्कुल अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे पार्टीज़ में, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बढ़े, इसी से हमारे देश की तरक्की हो सकती है। तो धन्यवाद आज हमारे से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।